Hello friends, welcome to LU Update. Now this is the second part of your most important MCQ series for the subject insurance. Now we are going to discuss the remaining MCQs. So starting with the very first MCQ, that is question number 61. The question is the subject matter of marine insurance is. अब जो आपका marine insurance होता है उसका subject matter क्या होता है? So your options are freight, hull, कार्गो एंड ऑल ऑफ दीज, यानी कि सारी चीजें इंक्लूड होती हैं इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ मरीन इंश्योरेंस. सो अगर मरीन इंश्योरेंस की बात की जाए तो मरीन इंश्योरेंस आपको किस चीज का कवरेज प्रोवाइड कराता है? सो बेसिकली मरीन इंश्योरेंस प्रोवाइड्स यू कवरेज regarding the transportation of goods and vessels and related activities in the maritime or marine industry. अब अगर इसके बेसिस पे हम बात करें तो मरीन इंश्योरेंस का जो सब्जेक्ट मैटर आपका होता है वो काफ़ी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जैसे कि कार्गो को इंक्लूड करेगा, फ्रेट को इंक्लूड करेगा, लायबिलिटीज़ को इंक्लूड करेगा, या वेसल इटसेल्फ दैट इज़ दी हल उसको इंक्लूड करेगा. सो देखा जाए तो मरीन इंश्योरेंस में आपका फ्रेट भी आता है, हल भी आता है एंड कार्गो भी आता है. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, दैट इज ऑल ऑफ दीज. ऑल थ्री ऑफ दीज आर a part of subject matter for marine insurance. Now moving on to next question, that is question number 62. How many days does Life Insurance Corporation give as grace period to those who pay quarterly, half yearly and yearly installments in life insurance? So आपका जो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन या जो LIC है वो ग्रेस पीरियड जो होता है वो जो प्रोवाइड किया जाता है, तो ग्रेस पीरियड कितने दिनों का होता है उन लोगों के लिए जो क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे करते हैं अपने लाइफ इंश्योरेंस की. सो अगर हम लोग LIC की बात करते हैं तो LIC प्रोवाइड्स अ ग्रेस पीरियड टू पॉलिसी होल्डर्स जो अपना प्रीमियम क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली बेसिस पे करते हैं. अब ये ग्रेस पीरियड क्या होता है? सो ग्रेस पीरियड रेफर्स टू द एडिशनल टाइम ग्रांटेड बाय द इंश्योरेंस कंपनी यानी कि LIC फॉर प्रीमियम पेमेंट आफ्टर द ड्यू डेट. अब अगर किसी का भी ड्यू डेट अगर 15 तारीख का है तो इस 15 तारीख पे अगर वो अपने प्रीमियम का पेमेंट नहीं कर पाया है तो इस केस में उसको कुछ एडिशनल डेज दिए जाते हैं टू मेक द पेमेंट ऑफ प्रीमियम. ये जो एडिशनल डेज आप किसी भी इंश्योर्ड को प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर मेकिंग द प्रीमियम पेमेंट, इसी को हम लोग ग्रेस पीरियड कहते हैं. सो इन केस ऑफ LIC जो भी लोग क्वार्टरली, हाफ ईयरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स में पे कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम, उनको कितने टाइम का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड किया जाता है? सो योर ऑप्शंस आर 10 days, 20 days, 30 days and 45 days. And the correct answer is option C, that is 30 days. So आपका जो LIC होता है वो यूजली 30 दिन का ग्रेस पीरियड प्रोवाइड करता है अपने पॉलिसी होल्डर्स को टू मेक द प्रीमियम पेमेंट. Now moving on to next question. What is the primary purpose of insurance? अब इंश्योरेंस का प्राइमरी या मेन पर्पस क्या होता है? So your options are option A to make profit, option B to transfer risk, option C to avoid risk and option D to prevent risk. So अगर हम लोग बात करें इंश्योरेंस के पर्सपेक्टिव से तो इंश्योरेंस का एक ही मेन या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू ट्रांसफर रिस्क, दैट इज ऑप्शन बी. आप कोई भी इंश्योरेंस पॉलिसी अगर लेते हैं तो उस इंश्योरेंस पॉलिसी को लेने का एक ही मोटिव होता है कि आप जो अपना रिस्क है वो एक इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर दे रहे हैं. दैट मीन्स जो इंश्योरर होता है, इंश्योरर मीन्स इंश्योरेंस कंपनी, ये इंश्योरर किसी भी इंडिविजुअल को नोन एज द इंश्योर्ड उनका रिस्क अपने ऊपर ले लेता है इन एक्सचेंज फॉर a particular regular payment known as premium. एक इंश्योर्ड इंडिविजुअल इंश्योरर को हर महीने, क्वार्टरली या ईयरली इंस्टॉलमेंट्स पे जैसे भी इनका कॉन्ट्रैक्ट हो इनको प्रीमियम पे करता है एंड इन
एक्सचेंज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रीमियम, ये जो इंश्योरर होता है यानी कि इंश्योरेंस कंपनी इंडिविजुअल या इंश्योर्ड को एक गारंटी देती है कि अगर आपको कोई भी लॉस फेस करना पड़ता है अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस, तो वो जो लॉस होगा हम लोग कवर करेंगे सो दैट आपको कोई प्रॉफिट तो ना हो, दैट इज नॉट टू मेक प्रॉफिट, बट आप वापस अपने एक्चुअल फाइनेंशियल पोजीशन पे आ जाए। आपको जो फाइनेंशियल लायबिलिटी बेयर करनी पड़ती अगर आपके पास इंश्योरेंस नहीं होता उस लॉस के लिए, हम आपको उससे प्रोटेक्ट करेंगे। सो द मेन पर्पज ऑफ इंश्योरेंस इज टू ट्रांसफर रिस्क। कोई भी इंडिविजुअल अपना रिस्क एक इंश्योरेंस कंपनी को ट्रांसफर कर देता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। Now moving on to next question. Insurance plays a significant role in a country's economic development by. अब आपका जो ये इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं ये कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में कैसे अपना रोल प्ले करती हैं? What is the contribution in the economic development of the country? So आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए जनरेटिंग एम्प्लॉयमेंट, ऑप्शन बी मोबिलाइजिंग नेशनल सेविंग्स, ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। तो अगर हम लोग बात करें इकोनॉमिक डेवलपमेंट की कि इंश्योरेंस के थ्रू इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है, सो जैसे ही इंश्योरेंस कंपनीज डेवलप होती हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के डेवलपमेंट के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज़ भी अपॉइंट किए जाते हैं इन कंपनीज में, लाइक एजेंट्स हो गए, मैनेजर्स हो गए इन कंपनी के, या फिर जो लोग अकाउंट्स मैनेज करते हैं अकाउंटेंट्स हो गए। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे रोल्स प्ले करने होते हैं इंश्योरेंस कंपनी के अंदर। तो इंश्योरेंस कंपनी सबसे पहले तो आपका इनकम या एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को फैसिलिटेट करती है। इसके बाद आती है मोबिलाइजिंग नेशनल सेविंग्स की। इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, कोई भी इंडिविजुअल है जिसके पास सेविंग्स रखी हुई है, इन्हीं सेविंग्स को वो अपने पास एक तरीके से अट्रैक्ट करती हैं इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट, इंडिविजुअल्स को ये प्रॉमिस देते हुए कि इन केस यू फेस एनी काइंड ऑफ लॉस, हम आपके उस लॉस को रिकवर करने में आपकी हेल्प करेंगे, बट आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट सबमिट करना होगा, एक रेगुलर प्रीमियम पे करना होगा। सो इससे क्या होता है, ये जो इंश्योर्ड इंडिविजुअल होता है इसने जो सेविंग्स रखी होती हैं वो सारी इंश्योरेंस कंपनी के पास चली जाती हैं, एंड इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, इन्हीं सेविंग्स को प्रॉफिटेबल वेंचर्स में इन्वेस्ट करती है। सो मोबिलाइजेशन ऑफ नेशनल सेविंग्स भी हो जाता है। अब अगर इंश्योरेंस कंपनी से काम नहीं करती तो ये जो सेविंग्स होती ये इंडिविजुअल के पास ही रह जाती है, इनका कोई प्रॉफिटेबल यूज नहीं होता। बट इंडिविजुअल की इन्हीं सेविंग्स को लेके वो इंडिविजुअल को एक इकोनॉमिक या फाइनेंशियल मेंटल पीस देती है इन केस ऑफ लॉस, रिगार्डिंग लॉस। उसके साथ ही इसकी ये जो आइडियल सेविंग्स रखी थी इन्हें वो मोबिलाइज करके डेवलपमेंटल एरियाज में इन्वेस्ट करती है। सो मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग्स भी आ जाता है। नाउ द थर्ड थिंग दैट इज प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल सिक्योरिटी। इंडिविजुअल से जब कोई भी इंश्योरेंस कंपनी एक इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में एंटर होती है उससे ये एक प्रॉमिस प्रोवाइड करती है कि अगर आपने सपोज फायर इंश्योरेंस लिया है अपने घर का, इस इंडिविजुअल ने पर्टिकुलर, तो अगर फायर से कोई भी लॉस इनके घर को हो रहा है तो ऐसे केस में ये इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, वो सारा लॉस बेयर करेगी। सो जो इंश्योर्ड है वो मेंटली फ्री हो जाता है, फाइनेंशियली फ्री हो जाता है इस सेंस में कि चलो ठीक है, आई एम नॉट सपोज टू बी स्कैर्ड ऑफ एनी लॉसेस ड्यू टू फायर, क्योंकि हमने तो इंश्योरेंस ले लिया है, कोई भी लॉस या डैमेज होगा तो वो सारे एक्सपेंसेस जो लॉस का अमाउंट होगा जितना उतना तो हमें अपने इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की वजह से इंश्योरेंस कंपनी से मिल जाएगा। सो फाइनेंशियली सिक्योर करती है एक इंडिविजुअल और उसके एसेट्स को जिसे इन्होंने इंश्योर कराया है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो जो एक इंश्योरेंस कंपनी है उसका कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल होता है, वो यही होता है कि वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन भी करती है, नेशनल सेविंग्स को मोबिलाइज भी करती है, एंड साथ ही साथ वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी प्रोवाइड करती है।
So the correct answer is option D, that is all of the above. Now moving on to next question, which principle of insurance suggests that the insured should not profit from a loss? अब इंश्योरेंस के जो प्रिंसिपल्स हैं लाइक utmost good faith, subrogation, contribution, indemnity, etc. इसमें से वो कौन सा प्रिंसिपल है जो ये डिक्लेयर करता है कि जो भी इंश्योर्ड इंडिविजुअल है उसको कोई प्रॉफिट नहीं होना चाहिए अपने लॉस से. लॉस मतलब डैमेज से, जो भी उन्होंने डैमेज सफ़र किया है उसकी वजह से वो इंश्योरेंस पॉलिसी के थ्रू कोई भी एडवांटेज ना गेन कर सके, कोई भी प्रॉफिट ना गेन कर सके. उनको बस ये सिक्योरिटी रहे कि जो डैमेज एंड लॉस उन्होंने फेस किया है उनको उतना ही अमाउंट रिम्बर्स किया जाएगा या पे किया जाएगा, सो दैट कि वो पर्टिकुलर इंडिविजुअल वापस से अपनी एक्चुअल फाइनेंशियल स्टेटस पे आ सके विदाउट फेसिंग एनी लॉस, ना कि कोई प्रॉफिट गेन कर सके. सो योर ऑप्शंस आर इंडेमनिटी, सब्रोगेशन, कॉन्ट्रीब्यूशन एंड अटमोस्ट गुड फेथ. ना इंडेमनिटी जो प्रिंसिपल होता है वो यही सजेस्ट करता है कि जो भी इंश्योर्ड है he or she should not profit from a loss. It means that the purpose of insurance is to restore the insured to the same financial position that they were in before the occurrence of the insured event without, that means बिना किसी gain के, without gaining any financial advantage. तो इंडेमनिटी के अंदर ही जो आपकी इंश्योरेंस कंपनी होती है वो आपको उतना ही कॉम्पनसेशन पे करती है जितना आपने लॉस सफ़र किया हो, उससे ज़्यादा आपको कॉम्पनसेशन नहीं पे किया जाता. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, इंडेमनिटी. नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी प्रोवाइड्स कवरेज फॉर ए स्पेसिफाइड टर्म? अच्छा, आपकी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज होती हैं वो कई टाइप की होती हैं, लाइक होल लाइफ पॉलिसी, यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी, टर्म लाइफ पॉलिसी एंड एंडोमेंट लाइफ पॉलिसी. बट वो कौन सी लाइफ पॉलिसी होती है जो किसी पर्टिकुलर टर्म के लिए ही आपको कवरेज प्रोवाइड करती है? सो पर्टिकुलर टर्म से मतलब ये है कि 10 साल का हो गया, 20 साल का हो गया, 30 साल एंड सो ऑन. मतलब एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है कि उसी टाइम पीरियड तक वो आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगी अगेंस्ट योर लाइफ, दैट इज इन द इवेंट ऑफ योर डेथ आपके जो बेनिफिशरीज होंगे उनको ये अमाउंट दिया जाएगा. सपोज किसी ने 10 साल का प्रीमियम ले ली, 10 साल की पॉलिसी ली, तो इस 10 साल में अगर उस इंसान की डेथ होती है तभी उनके जो बेनिफिशरीज होंगे उनको पेमेंट मिलेगा. अदरवाइज अगर 10 साल में उनकी कोई डेथ नहीं होती तो ये पॉलिसी खत्म हो जाती है, आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा. बट इस 10 साल के बाद अगर 11th ईयर में आपकी डेथ होती है तब आपके बेनिफिशरीज इस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को क्लेम नहीं कर पाएंगे. So the given questions are whole life policy, universal life policy, term life policy and endowment life policy, and the correct answer is option C, term life policy. ये जो पॉलिसी अभी आपको बताई गई इसको हम लोग टर्म लाइफ पॉलिसी कहते हैं क्योंकि एक पर्टिकुलर टर्म के लिए या एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए ही ये एप्लीकेबल होती है. और इसमें ये होता है कि इन केस आपने जैसे 10 साल आपने कंप्लीट कर लिए तो ये बात भी आपको ध्यान देनी है कि सपोज आपने 10 साल का टर्म लाइफ इंश्योरेंस लिया था एंड ड्यूरिंग दैट 10 years आपकी डेथ नहीं हो रही है, यू सर्वाइव दैट टर्म पीरियड, तो ऐसे केस में आप ये बिल्कुल मत समझिएगा कि आपको सेविंग्स के तौर पे जो आपने अमाउंट इन्वेस्ट किया था वो आपको वापस मिल जाएगा. क्योंकि टर्म लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है, इफ द इंश्योर्ड सर्वाइव्स द टर्म ऑफ द पॉलिसी देयर इज नो पे आउट और एक्यूमुलेटेड सेविंग्स. आपका जो टर्म लाइफ इंश्योरेंस होता है टिपिकली मोर अफोर्डेबल होता है आपकी होल लाइफ या यूनिवर्सल लाइफ पॉलिसी से, इसीलिए इनको लिया जाता है
to cover specific financial obligations or to provide temporary protection. यहाँ आपकी कोई सेविंग्स नहीं इंक्लूड होंगी. Okay, so the correct answer is term life policy. Now moving on to next question, that is question number 68. Which of the following is not covered under a standard fire insurance policy? अब जो आपकी एक स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होती है उसमें से कौन सी चीज़ है जो गिवन ऑप्शंस में मेंशन्ड है जिसे हम लोग कवर नहीं करते हैं. सो योर ऑप्शंस आर fire due to natural causes, loss or damage caused by war, fire caused by electricity, or fire caused by household explosions. So, अगर हम लोग अपनी स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी की बात करते हैं तो फायर ड्यू टू नेचुरल कॉजेज और कॉज्ड बाय इलेक्ट्रिसिटी और हाउसहोल्ड एक्सप्लोजन, ये सारी ही चीज़ें स्टैंडर्ड लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर की जाती हैं. द ओनली थिंग दैट इज नॉट कवर्ड इन स्टैंडर्ड लाइफ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी इट इज लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय वॉर. अब उसका रीज़न क्या है? इट इज़ टिपिकली एक्सक्लूडेड बिकॉज अगर कोई वॉर या कुछ होता है तो इसमें डैमेज बहुत हाई लेवल का होता है एंड फायर इज देयर बट यू कैन नॉट एक्चुअली डिफाइन दी प्रॉक्सिमेट कॉज की वो फायर की वजह से ही लॉस हुआ या वो डैमेज किसी और चीज़ की वजह से किसी और रीज़न की वजह से हुआ था जिसकी वजह से फायर आए. फायर मतलब लग गई, उस एरिया में आग लग गई एंड उस डैमेज को इंक्रीज कर दिया. सो दैट इज द रीजन लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय वॉर को हम लोग फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में कवर नहीं करते हैं. फायर इंश्योरेंस पॉलिसीज जनरली रिस्क एसोसिएटेड विद फायर, लाइटनिंग एंड अदर सिमिलर पेरिल्स को इंक्लूड तो करती है बट रिजल्टिंग फ्रॉम वॉर, सिविल अनरेस्ट या एक्ट ऑफ टेररिज्म, ये कुछ ऐसे इवेंट्स हैं जिसको ज़्यादातर टाइम या हमेशा ही एक्सक्लूड किया जाता है एक स्टैंडर्ड फायर इंश्योरेंस कवरेज से. इनके लिए एक सेपरेट इंश्योरेंस पॉलिसी सच एज वॉर रिस्क इंश्योरेंस ये सारी अवेलेबल होती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय वॉर. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म असाइनमेंट इन अ फायर इंश्योरेंस पॉलिसी रेफर्स टू. अब जो आपका फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में असाइनमेंट टर्म यूज होता है वो किस लिए यूज किया जाता है या किसको रेफर करता है? योर ऑप्शंस आर द ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी टू अनदर पार्टी, यानी आपका जो भी राइट या बेनिफिट है पॉलिसी का वो आप किसी और पार्टी को ट्रांसफर कर देते हैं. या ऑप्शन बी, अपॉइंटमेंट ऑफ अ पर्सन टू रिसीव द बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी. ऑप्शन सी, द लिस्टिंग ऑफ आइटम्स कवर्ड अंडर द पॉलिसी. एंड ऑप्शन डी, द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द प्रीमियम ऑफ द पॉलिसी. सो फायर इंश्योरेंस पॉलिसी में असाइनमेंट का क्या मीनिंग होता है? इट इज ऑप्शन ए, दैट इज ट्रांसफर ऑफ राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी टू अनदर पार्टी. अब इससे क्या होता है कि जो पॉलिसी होल्डर होता है उसे ये बेनिफिट मिल जाता है कि वो जो अपने इंटरेस्ट हैं या जो भी उनके बेनिफिट्स हैं पॉलिसी में, उन्होंने जिस रीज़न से पॉलिसी खरीदी थी टू ट्रांसफ़र द रिस्क, वो सारे जो बेनिफिट्स होते हैं वो किसी थर्ड पर्सन को ही ट्रांसफ़र कर दें. वो जैसे कि कोई भी न्यू ओनर हो गया प्रॉपर्टी का या कोई भी जो उसका जिसका इंश्योरेबल इंटरेस्ट हो उस प्रॉपर्टी में. अब इसमें क्या होता है, जो असाइनी होता है देन बिकम्स entitled to the benefits and rights outlined in the policy such as ability to make claims in the event of fire or loss. Suppose there is Mr. Batra. Mr. Batra ने एक फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली थी अपने घर के लिए, ठीक है. नाउ ही थिंक्स कि उनको इस घर के लिए फायर इंश्योरेंस की ज़रूरत नहीं है क्योंकि उन्होंने ये घर अपनी वाइफ पलक के नाम कर दिया. सो मिस्टर बत्रा ने
ये घर अपनी वाइफ पलक के नाम कर दिया। देन ही थिंक्स कि जब घर उनके नाम हो गया है तो इंश्योरेंस पॉलिसी जो मैंने ले रखी है, फायर इंश्योरेंस पॉलिसी अगेंस्ट आवर हाउस, वो भी क्यों ना मैं अपनी वाइफ के नाम कर दूं। सो ऐसे केस में मिस्टर बत्रा वुड असाइन हिज राइट्स of the policies, that is the rights and benefits of the policy, to his wife पलक। ओके, सो ऐसे केस में क्या होगा, जो भी सारे बेनिफिट्स मिस्टर बत्रा को मिल रहे थे अंडर दैट पर्टिकुलर फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, वो उनकी वाइफ को मिलने लगेंगे। शी विल बी द न्यू ओनर ऑफ द पॉलिसी एंड शी विल बी द वन टू मेक क्लेम्स एंड गेन द बेनिफिट्स। सो असाइनमेंट का मतलब यही होता है इन फायर इंश्योरेंस पॉलिसी, दैट इज टू ट्रांसफर द राइट्स एंड बेनिफिट्स ऑफ द पॉलिसी टू अनदर पार्टी। नाउ वन थिंग विच हैव टू बी केप्ट इन माइंड इज दैट आप जब ये असाइनमेंट का प्रोसेस करते हैं, you have to show proper documentation and proofs to your insurer, that is the insurance company, and आपको परमिशन लेनी होती है इंश्योरेंस कंपनी की, बिकॉज इंश्योरेंस कंपनी नीड्स टू मेक श्योर कि आप जिसे भी ये पॉलिसी असाइन कर रहे हैं या ट्रांसफर कर रहे हैं सारे राइट्स एंड बेनिफिट्स, उस इंसान के पास इंश्योरेबल इंटरेस्ट है कि नहीं उसी चीज़ के लिए जो इस पॉलिसी में कवर की गई। अब जैसे कि मिस्टर बत्रा ने अपनी वाइफ पलक के नाम ये पॉलिसी ट्रांसफ़र की, तो ये इसीलिए पॉसिबल थी क्योंकि ये जो घर इन्होंने इंश्योर कराया था फायर इंश्योरेंस में, वो घर अब मिसेस बत्रा, दैट इज इनकी वाइफ का हो चुका है। सो ऑब्वियसली मिसेस बत्रा हैज़ एन इंश्योरेबल इंटरेस्ट इन दिस पर्टिकुलर house, so the assignment was possible. Okay, so do make that clear. Now moving on to next question, question number 70. In marine insurance abandonment means, अब marine insurance में abandonment का क्या meaning होता है? Now your options are: option A, the termination of the policy by the policy holder, the surrender of the subject matter insured and all claims to it, the policyholder abandoning the ship or cargo, or the insurance company refusing to pay the claim. Now, इसका क्या आंसर है? जो आपका abandonment होता है, abandon मतलब कि छोड़ देना। सो मरीन इंश्योरेंस में अबैंडनमेंट का ये मीनिंग होता है, दैट इज ऑप्शन बी, द सरेंडर ऑफ सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड एंड ऑल क्लेम्स टू इट। अब इसमें क्या होगा कि जो सब्जेक्ट मैटर होता है, अबैंडनमेंट रेफर्स टू द एक्ट ऑफ इंश्योर्ड सरेंडरिंग द सब्जेक्ट मैटर इंश्योर्ड, जैसे कि अगर शिप है या कार्गो है, ये सारी चीज़ें जिसके रिगार्डिंग में इंश्योरेंस लिया गया था, जो इंश्योर्ड होगा, जिसने इंश्योरेंस लिया होगा, वो ये डिसाइड करेगा कि मैं सारे राइट्स एंड क्लेम्स सब चीज़ को सरेंडर कर रहा हूँ टू दी इंश्योरेंस कंपनी। ये यूजली ऐसे टाइम में अकर होता है जब जो इंश्योर्ड होता है या जो इंश्योर्ड प्रॉपर्टी होती है वो इतना ज़्यादा लॉस सफ़र कर चुकी होती है कि जो कवरेज होता है लॉस और डैमेज का, वो एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड से ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है एंड इट इज़ नॉट लॉन्गर इकोनॉमिकल टू कंटिन्यू विद द प्रॉपर्टी। मतलब वो प्रॉपर्टी इतनी डैमेज हो गई है कि उसके जो भी रिस्टोरेशन टास्क होगा या जो भी क्लेम उसका मिलेगा वो उस डैमेज को कवर नहीं कर पाएगा। तो ऐसे केस में कोई फ़ायदा नहीं है, इकोनॉमिकली ये बहुत अच्छा डिसीजन नहीं होता। तो ऐसे में क्या करेंगे कि जो इंश्योर्ड होते हैं दे मेक अ डिसीजन टू अबैंडन द सब्जेक्ट मैटर ऑल टुगेदर। तो जो इंश्योर्ड होगा वो ट्रांसफ़र कर देता है उनके इंटरेस्ट जो भी प्रॉपर्टी में होते हैं इंश्योरेंस कंपनी को, इन एक्सचेंज ऑफ अ पोटेंशियल क्लेम सेटलमेंट। एक पर्टिकुलर अमाउंट उनको ऐसे क्लेम सेटलमेंट इंश्योरेंस कंपनी दे देती है एंड सब्जेक्ट मैटर और सारे क्लेम्स अपने रख लेती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, abandonment in marine insurance means the surrender of subject matter insured and all claims to it. Now warranties in marine insurance are, अब marine insurance में warranties का क्या meaning होता है? Your options are:
extra features or services offered by the insurer, promises by the insured which must be complied with, documents proving the existence of the policy, and option D, terms and conditions of the policy. So the correct answer is the warranties in marine insurance means option B, that is promises made by the insured which must be complied with. यानी वो कोई भी ऐसे promises जो insured करता है उन सब का जो compliance compulsory हो उसको हम लोग warranties बोलते हैं in case of marine insurance. So the correct answer is option B, that is warranties in marine insurance means the promises by the insured which must be complied with. Now moving on to next question, the principle of subrogation in marine insurance means. अब subrogation के principle का क्या meaning है with reference to marine insurance? Your options are the insured must disclose all material facts, यानी कि जो भी individual marine insurance ले रहा है ये उसकी ड्यूटी है कि वो सारे मटीरियल फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट डिटेल्स को डिस्क्लोज करे. नेक्स्ट, द इंश्योर्ड शुड नॉट मेक अ प्रॉफिट फ्रॉम द इंश्योरेंस क्लेम, यानी कि आपने जो भी क्लेम लिया है फॉर इंश्योरेंस और फ्रॉम इंश्योरेंस आप उससे कोई प्रॉफिट नहीं रेज करेंगे, आप सिर्फ अपने लॉस को कॉम्पनसेट करेंगे. नेक्स्ट, द इंश्योरर कैन क्लेम फ्रॉम थर्ड पार्टीज आफ्टर सेटलिंग द क्लेम. अब इंश्योरर ने अगर क्लेम सेटल कर दिया है तो वो जो थर्ड पार्टीज है जो रिस्पॉन्सिबल है इस लॉस के लिए उससे अपना क्लेम वापस ले सकता है. एंड डी, द इंश्योरर कैन रिफ्यूज टू पे द क्लेम इफ द इंश्योर्ड हैज बीन डिसऑनेस्ट, यानी कि इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरीके का क्लेम पे करने से मना कर सकती है अगर उसे पता चल जाए कि इंश्योर्ड ने किसी भी तरीके का मटीरियल फैक्ट हाइड किया था या उनको गलत जानकारी दी थी. So, the principle of subrogation in marine insurance means the insurer can claim from third parties after settling the claim, that is option number C. Now, principle of subrogation in marine insurance refers to the right of the insurer, that is the insurance company, जो आपकी insurance company होती है उनका right कि वो insured की जगह आके वो अपने क्लेम की रिकवरी कर सकती है थर्ड पार्टी से जिनकी वजह से ये लॉस या डैमेज इंश्योर्ड ने सफर किया था. अब कोई भी फॉर एग्जांपल कंपनी ए है, नाउ कंपनी ए इज अ इंश्योरेंस कंपनी, इन्होंने मिस्टर बी को क्लेम दिया था इन द सेंस कि इन्होंने इंश्योर किया था मिस्टर बी को इन केस ऑफ एनी काइंड ऑफ डैमेज इन मरीन इंश्योरेंस. अब मिस्टर बी का जो भी कार्गो था वो शिपिंग कंपनी जो कि सी थी वो ले जा रही थी ना, सी की लापरवाही की वजह से मिस्टर बी को डैमेज फेस करना पड़ गया. तो जो कंपनी ए थी इन्होंने मिस्टर बी का क्लेम तो सेटल कर दिया. अब सबरोगेशन के लॉ के अकॉर्डिंग इंश्योरेंस कंपनी ए के पास ये राइट है कि वो शिपिंग कंपनी यानी कि वो जो लायबल थी या जिनकी वजह से डैमेज मिस्टर बी को फेस करना पड़ा था उनसे अपना क्लेम का अमाउंट एक्सट्रैक्ट कर सके या क्लेम कर सके. जो सेटलमेंट उन्होंने मिस्टर बी को पे किया है वो शिपिंग कंपनी सी से चार्ज कर सकती है. So this is what principle of subrogation means, that is the option C, the insurer can claim from third parties after settling the claim. This is what subrogation means in marine insurance. Now moving on to next question. The principle of utmost good faith in marine insurance means. अब utmost good faith का मरीन इंश्योरेंस में क्या मीनिंग होता है? योर ऑप्शंस आर द इंश्योरर मस्ट एक्ट इन गुड फेथ while settling the claim, the insured must provide accurate and complete information, the insurer must provide complete and accurate information, and option D, both the insurer and the insured must act in good faith. So talking about
अटमोस्ट गुड फेथ. अब अटमोस्ट गुड फेथ इन मरीन इंश्योरेंस की बात की जाए या किसी भी टाइप के इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट की, वेदर इट्स फायर इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, एनी काइंड ऑफ इंश्योरेंस, utmost good faith is one of the basic and main principles of insurance. Now utmost good faith के अकॉर्डिंग क्या होता है कि कोई भी इंश्योरर होगा या इंश्योर होगा, ये दोनों ही एक दूसरे को सारे मटेरियल फैक्ट्स डिस्क्लोज करेंगे. कोई भी ऐसी जानकारी, कोई भी ऐसी सूचना या कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो इंश्योरर यानी कि इंश्योरेंस कंपनी के लिए इम्पॉर्टेंट हो जानने की रिगार्डिंग एनीथिंग जिसको भी वो लोग इंश्योर कर रहे हैं, या फिर कोई भी ऐसा मटेरियल फैक्ट, इंफॉर्मेशन, जानकारी या सूचना जो कि इंश्योर्ड के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जानना, लाइक द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द पॉलिसी, ड्यूरेशन ऑफ द पॉलिसी, अमाउंट टू बी पेड एज प्रीमियम, ड्यू डेट्स एक्सेट्रा, या ऑल काइंड ऑफ डैमेज एंड लॉसेस कवर्ड इन द पॉलिसी. ये सारी चीज़ें इंश्योरेंस कंपनी को बिना किसी भी हाइडिंग के इंश्योर्ड को कम्युनिकेट करनी है, और इंश्योर्ड को भी बिना कोई भी जानकारी को छुपाए सारी इम्पॉर्टेंट और मटेरियलिस्टिक या फैक्चुअल बातें, वो सारी बातें इंश्योरेंस कंपनी को डिस्क्लोज करनी है. इन दोनों के बीच किसी भी तरीके की मटेरियल फैक्ट्स को हाइड नहीं करना है. So the correct answer is option D. Both the insurer and the insured must act in good faith and do not hide anything from each other. Now moving on to next question. A policy where the policy holder makes a one-time payment of premium is known as. अब वो कौन सी पॉलिसीज होती है जिसमें जो पॉलिसी होल्डर होता है वो एक ही बार में सारा प्रीमियम पे कर देता है, ऐसी पॉलिसी को हम लोग क्या बुलाएंगे? योर ऑप्शंस आर मनी बैक पॉलिसी, सिंगल प्रीमियम पॉलिसी, सैलरी सेविंग्स स्कीम पॉलिसी एंड हाफ ईयरली पॉलिसी. So the correct answer is option B, that is single premium policy. Now what is a single premium policy? A single premium policy is a type of insurance policy where the policy holder makes a one-time payment. वो एक ही बार में प्रीमियम का पेमेंट कर देगा. This means that the entire premium amount is paid in lump sum at the beginning of the policy term. In return, the policy provides coverage for the specified duration as mentioned in the policy terms and conditions. It is in contrast to regular premium policies where the premium is paid in installments over a specific period of time such as monthly, quarterly or annually. So the correct answer is option B, single premium policy, जिसमें कोई भी इंडिविजुअल है वो एक बार में ही सारा अमाउंट पे कर देता है एंड उसके बाद जैसे ही टर्म खत्म होता है इस पॉलिसी का, lump sum amount according to the terms and conditions of the policy जितना भी बन रहा होता है वो वापस से इंश्योर्ड को पे कर दिया जाता है. So the correct answer is single premium policy. Now moving on to next question. Time policy relates to. अब जो आपकी टाइम पॉलिसी होती है वो किससे रिलेट करती है? So यहाँ पे एक ऑप्शन मिसिंग है, that is option B, known as hull insurance. Okay, so there was this mistake, so it's hull insurance is your option B. So your options for time policies are fire insurance, hull insurance, personal accident insurance and workmen's compensation insurance. So talking about time policies और टाइम पॉलिसीज रिलेट टू, द करेक्ट आंसर इज हल इंश्योरेंस. अब हल इंश्योरेंस में क्यों रिलेट करता है? तो बात करें अगर हम लोग की टाइम पॉलिसीज क्या होती हैं, सो टाइम पॉलिसी टिपिकली रिलेट्स टू हल इंश्योरेंस. अब हल इंश्योरेंस प्रोवाइड्स कवरेज फॉर ships or vessels against various risks and perils during a specified period of time. A time policy in hull insurance covers the vessel for a specified duration, यूजली 1 year, 1 साल के लिए ये ड्यूरेशन कवर किया जाता है फॉर हल इंश्योरेंस.
1 साल का टाइम पीरियड होता है. सो दैट इज व्हाई द टाइम पॉलिसी रिलेट्स टू हल इंश्योरेंस. इस 1 साल में कोई भी रिस्क या डैमेज या लॉस या लायबिलिटी अराइज होगी वेसल के ऑपरेशन से या डैमेज टू हल, वो सारी चीज़ें हल इंश्योरेंस में कवर की जाएंगी. यूजली इसे मरीन इंश्योरेंस इंडस्ट्री में ही यूज़ किया जाता है एज अ कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज फॉर शिप्स और वेसल्स ड्यूरिंग देयर ऑपरेशनल period. So the correct answer is option B, that is hull insurance. Now moving on to next question. Principle in insurance mention the cause of loss must be direct and an insured one in order to claim for compensation. अब आपके इंश्योरेंस का वो कौन सा ऐसा प्रिंसिपल है जो ये स्टेट करता है कि जो भी लॉस या डैमेज आपका हुआ है वो मेन कॉज होना चाहिए, और वो भी कौन सा कॉज, वो कॉज जिसके अगेंस्ट आपने इंश्योरेंस पॉलिसी ली है. अगर आपने कोई फायर इंश्योरेंस पॉलिसी ली है तो जो भी डैमेज आपका हुआ है उसका मेन कॉज फायर होना चाहिए. आपने लाइफ पॉलिसी ली है तो आपके लॉस का कॉज आपकी डेथ होना चाहिए. ओके, तो आप का ऐसा कौन सा वो प्रिंसिपल है इंश्योरेंस का जिसकी वजह से ये स्टेट किया जाता है कि आपको अगर क्लेम करना है, आपको इंश्योरेंस पॉलिसी का जो कॉम्पनसेशन है उसे क्लेम करना है, तो वो क्लेम आपको तभी मिलेगा अगर आपको जो डैमेज या लॉस हुआ है वो उस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से हुआ है या फिर उस पर्टिकुलर रिस्क की वजह से हुआ है जिसके अगेंस्ट आपने उस प्रॉपर्टी को इंश्योर कराया था. जैसे कि अगर आपने फायर इंश्योरेंस लिया था तो आपका प्रॉक्सिमेट कॉज होगा फायर. अगर आपने अपने घर को इंश्योर कराया है तो आपके घर को जो डैमेज हुआ है वो फायर की वजह से हुआ है, तो ऐसे ही केस में आपको क्लेम मिलेगा. बट वहीं अगर आपके घर को जो डैमेज हुआ है वो अर्थक्वेक की वजह से हुआ है तो ऐसे में आप फायर इंश्योरेंस क्लेम नहीं कर सकते हैं. सो योर ऑप्शंस आर सब्रोगेशन, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा, इंडेमनिटी एंड ओबेरियम फाइट्स. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा. कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा ऑल्सो नोन एज प्रॉक्सिमेट कॉज. यही वो प्रिंसिपल है जिसके थ्रू ये मेंशन किया जाता है कि आपको क्लेम तभी मिलेगा जब आपका जो डैमेज है उसका रीजन वही रिस्क होगा जिसे आपने अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी में इंश्योर कराया हो. सो योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज कॉज ऑफ प्रॉक्सिमा. मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन. द डैश कंपनी वाज द फर्स्ट इंश्योरेंस कंपनी to be set up in India with the help of widows of the European कम्युनिटी. अब यूरोपियन कम्युनिटी की जो विडोज थी उनकी हेल्प से इंडिया की ऐसी कौन सी पहली इंश्योरेंस कंपनी थी जिसे सेटअप किया गया था? योर ऑप्शंस आर लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी एंड बजाज इंश्योरेंस कंपनी. So the correct answer is option B, that is Oriental Life Insurance Company was the company that was first insurance company to be set up in India with the help of widows of the European community. Now moving on to next question, the LIC, that is Life Insurance Corporation of India, was set up in which year to take over 245 life insurance companies? Your options are 1955, 1956, 1957 and 1958. So the correct answer is option B, that is 1956. आपकी जो LIC थी वो 1956 में सेटअप की गई थी in India to take over 245 life insurance companies of India. So the correct answer is option B, that is 1956. Now moving on to next question, the IRDA stands for. अब आपका ये जो IRDA है ये किसके लिए एक शॉर्ट फॉर्म है जो यूज किया जाता है? और ऑप्शंस आर इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, इंश्योरेंस रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट एक्टिविटी, Insurance Regulatory and Development Authority and Insurance Regulatory and Department Activity. So the correct answer is option C, that is Insurance Regulatory and Development
Authority. So your IRDA stands for Insurance Regulatory and Development Authority of India. Now the last question, the Bombay Mutual Assurance Society Limited was formed in which year? अब आपका ये जो Bombay Mutual Assurance Society Limited था उसे कौन से साल में स्थापित किया गया था? Your options are 1870, 1970, 1960 and 1865. So Bombay Mutual Assurance Society Private Limited was established in the year 1870. That is your option A. 1870 is the correct answer. आपका ये जो Bombay Mutual Assurance Society Limited था इसे 1870 में स्थापित किया गया था. So with this, your most important MCQ for insurance has been completed. Students, please do go through these MCQs. These are very important for your semester exams. आप लोग प्लीज़ बूस्टर सीरीज़ को ध्यान से देखिए, इन MCQs को ध्यान से करिए, लेक्चर्स पे फोकस करिए, एंड अगर कोई भी प्रॉब्लम या इशू होता है, डू आस्क देम in the official group. And all the best for your examination. I hope this video was useful. Thank you.